हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज लेकर आए हैं हम लोग GS3 का पेपर, उत्तराखंड PCS का पेपर क्या था थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। आरजू लखनवी का शेर है, मासूम नजर का भोलापन ललचा के लुभाना क्या जाने, दिल आप निशाना बनता है वो तीर चलाना क्या जाने। ठीक है, तो शेर का मतलब ये था कि आज का जो पेपर था वो बहुत ही अजीब, बहुत ही विध्वंसक, बहुत ही गजब किस्म का था। आज पेपर था प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इसके अलावा आपका बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड फाइनली डिजास्टर मैनेजमेंट। 4-5 पेपर आते हैं। ये पेपर वैसे भी बहुत खतरनाक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पेपर की पहली बात तो आपके पास कोई खास ऐसी बुक नहीं होती ना, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की होती कि एक किताब पढ़ ली काम चल गया। यहाँ पे ऐसी कोई किताब नहीं होती है। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें करंट बहुत पूछता है। तीसरी चीज क्या होती है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हर बार आपके चेंज हो जाते हैं। तो आप उठाकर देखोगे यूकेपीएससी का इतिहास, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग गतायु होते हैं इसी पेपर में। इसके अलावा यूपीएससी का इतिहास उठाकर देखो, बड़े बड़े टॉपर होते हैं, लेकिन वो टॉपर भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें उनके 40% नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पेपर वाकई अपने आप में बहुत टफ है और यूकेपीएससी ने बहुत क्वालिटी पेपर बनाया है, बहुत अच्छा पेपर बनाया है। आप लोगों का अगर अधिकांश का खराब भी गया है, खराब का मतलब पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा पासिंग मार्क्स से पहुंच रहे हो, 80 85 90 तक पहुंच रहे हो, तो बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे। 80 85 90 तक ठीक ठाक मार्क्स है, कोई ऐसे मार्क्स नहीं है कि आपको रोना पड़े। अगर थोड़ा कम भी हो गया तो कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं है। पेपर देखते हैं पेपर में क्या आया है। पिछली बार पहला क्वेश्चन क्या था, जीडीपी और जीएनपी में अंतर बताओ। इस तरह के बच्चों वाले क्वेश्चन इस बार नहीं आए। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, दिमाग लगाने वाले हैं। अगर आपने पहली नज़र में प्रश्न पत्र देखा होगा तो कई क्वेश्चन तो आप भूल गए होंगे आने के बाद भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला था, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाइए। कोई भी बात सीधी नहीं कही गई है, सारी बात घुमा फिरा कर कही गई है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल एज। ठीक है, तो अब इसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना था, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख देते कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हल्का सा लिख देते एक लाइन की। उसके बाद हम लोगों ने लिखना था कि इसका क्या महत्व है। इसके बहुत सारे महत्व हैं। पहला है, अगर साइबर सिक्योरिटी होगी तो आपको कोई इकोनॉमिकली हर्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि आपका पैसा वैसा जो फर्जी ठगी होती है, आर्थिक रूप से आपको नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आपको सामाजिक रूप से नुकसान नहीं होगा। सामाजिक रूप से नुकसान होना मतलब कई लोग मीम्स बनाते हैं, कई लोग क्या करते हैं, किसी का चेहरा किसी का धड़ अलग अलग लगा देते हैं और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करते हैं, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करते हैं। यानी कि जो हम कहते हैं फेक, डीप फेक वीडियोस जो बनते हैं, डीप फेक जो आपके फोटोज बनते हैं, उससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होती है। तो इस प्रकार के 3-4 पॉइंट लिखने थे। आर्थिक, सामाजिक रूप से होता है आपका साइबर सुरक्षा जो है, सामाजिक रूप से है। आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कई बार आपकी प्राइवेसी चीज़ें निकलती हैं तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होता है। तो इस तरह 4-5 पॉइंट आपने लिखने थे। अगर थोड़ा और बेहतर बनाना था इसको तो आप IT एक्ट 2000 का जिक्र कर देते। IT एक्ट सन 2000 में आया था, इससे ही हमारे यहाँ पे साइबर क्राइम जो है वो रेगुलेट होते हैं। फिर एक दूसरा एक्ट आया है हाल फिलहाल में जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपका जो निजता है, ठीक है, निजता से संबंधित है, यानी कि जो साइबर क्राइम होते हैं उसमें निजता से संबंधित है। इसका नाम है DPDPA। क्या नाम है? DPDPA एक्ट 2023 का ये एक्ट है, 2023 में इसको बनाया गया था, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, 4 नंबर का था। और ये तो खैर पता थी क्योंकि इतनी मैंने आपको शायद उत्तराखंड वाले में बताया कि पढ़ लेना साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि उत्तराखंड में हमला हुआ था यहाँ की साइट पे। तो आने वाला ही क्वेश्चन था, बहुत इसमें ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं मानेंगे, इसको मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन मान लेंगे। ठीक है, बहुत हल्का क्वेश्चन या इजी टाइप का मान लो, ये तो पता ही होता है सबको कि ये आने वाला है। अगला, समावेशी विकास या प्रगति के प्रमुख संकेतक क्या है। क्वेश्चन सही पूछा गया, थोड़ा सा चीज घुमा कर पूछ ली गई। क्वेश्चन ये भी आपका इजी ही माना जाएगा। समावेशी प्रगति क्या होती है, समावेशी विकास क्या होता है पहले तो, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? सभी लोगों को साथ लेकर चलना, यानी कि दलित को भी लेना है, आदिवासी को भी लेना है, महिला को भी लेना है, गरीब को भी लेना है, अमीर को भी लेना है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। इसके संकेतक क्या हो गए? जैसे आपका
फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी आपको रिड्यूस करनी है, आपको हेल्थ पे पैसा खर्च करना है, आपको हेल्थ सेक्टर में सबको इक्वल चांस देना है। हेल्थ में कुछ गवर्नमेंट की प्रमुख योजनाएं लिख देते, काम चल जाता। बहुत छोटा सा आंसर इसमें देना था, तो इसको हम लोग प्रमुख संकेतक कह सकते हैं। ये संकेतक किसने दिए हैं? यूएन ने दिए हैं संकेतक, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूएन कह रहा है कि इसके इंडिकेटर क्या है। इसके इंडिकेटर में आपका पॉवर्टी हो सकती है पहली चीज, दूसरा हो सकता है आपका एजुकेशन हो सकती है, तीसरा जो हो सकता है आपका हेल्थ हो सकती है, चौथा क्या हो सकता है इसमें जो आपका आय है उसमें असमानता को कम किया जा सकता है। आदि आदि 5-7 पॉइंट लिख देते, 2-3 गवर्नमेंट की योजना लिख देते तो अच्छा बन जाता। पार्टिकुलेट मैटर के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वेरी इजी में आ जाएगा, ठीक। क्या है पार्टिकुलेट मैटर? क्या होती है? साइंस वालों को तो सबको पता होगा ये क्या होती है। बहुत छोटी सी ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो बहुत छोटे आकार के होते हैं। नॉर्मली हम इसको दो भागों में बांटते हैं, ऐसे बहुत होते हैं बट नॉर्मली दो होते हैं। एक होता है PM10 और PM2.5 होता है, ठीक है। तो PM10 क्या होता है? जो 10 माइक्रोन के होते हैं। PM2.5 होता है जो 2.5 माइक्रोन के होते हैं। इनके बीच में भी बहुत सारे साइजेस होते हैं और इनके प्रमुख स्रोत बताने हैं तो दो स्रोत होते हैं इनके। एक तो नेचुरल सोर्स हो गया, दूसरा क्या होता है आपका मानव निर्मित हो गया, यानी कि आर्टिफिशियल कह सकते हैं या ह्यूमन बींग से जो बनाते हैं वो उसको कह सकते हैं। तो नेचुरल में क्या आ गया? नेचुरल में आपके वॉल्केनो फटता है तो उससे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स का मतलब हो गया कि आपका परागकण, जो फूलों के परागकण होते हैं वो इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा जो मिट्टी उड़ती है, सोयल इरोजन जो होता है उससे आपका बहुत बड़ा सोर्स है। आदि आदि इसमें प्राकृतिक आ जाएंगे। ह्यूमन के द्वारा क्या होते हैं? ह्यूमन के द्वारा बहुत सारे हैं, जैसे आपका इंडस्ट्री से, ह्यूमन इंडस्ट्री चलाते हैं तो इंडस्ट्री से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। इसके अलावा जब वो क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। आदि आदि ऐसे बहुत सारे कारण इसके आप लिख सकते थे। तो ये 3 क्वेश्चन तो ठीक ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 क्वेश्चन अगर 12 नंबर के हैं तो इसमें आप 9-10 नंबर भी मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे 3 शुरू के। चौथे में आकर बात खत्म हो जाती है कि अब क्या करें भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। माओवादियों और उनके समर्थकों का क्रांतिकारी दृष्टिकोण नक्सली आंदोलन को संरचनात्मक हिंसा के उत्पाद के रूप में चित्रित करता है। जोहान गाल्टुंग द्वारा दी गई संरचनात्मक हिंसा के उदाहरण पर चर्चा कीजिए। द रिवॉल्यूशनरी परस्पेक्टिव हेल्ड बाय द मायोस जो माओसिस्ट हैं एंड देयर सिंपैथाइजर्स portray the Naxalite movement as a product of the structural violence. Discuss the concept of the structural violence given by the John गाल्टुंग, ठीक है। तो बात क्या थी? बात ये थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो हो गया खत्म मामला, इसमें कुछ नहीं है, ये तो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। उसने केवल ये पूछा है कि जोहान गोल्टुंग द्वारा दी गई संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। इसका भी कोई मतलब नहीं है, जोहान गोल्टुंग वोल्टुंग का भी कोई मतलब नहीं है। इसमें ये केवल ये पूछा गया कि स्ट्रक्चरल हिंसा क्या होती है, बस इतना पूछा गया था। लेकिन ऐसे घुमा के पूछा गया है कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% बच्चे इसको या तो अटेम्प्ट किया होगा, नहीं किया होगा, या फिर गलत अटेम्प्ट करके आए होंगे, ठीक। संरचनात्मक हिंसा क्या होती है कि समाज के द्वारा जब कोई ऐसी हिंसा होती है कि समाज में किसी वर्ग विशेष को वंचना का सामना करना पड़ता है, उसको मतलब क्या होता है कि हरास किया जाता है, तो उसके कारण जो आपकी हिंसा होती है उसको हम स्ट्रक्चरल हिंसा कहते हैं, स्ट्रक्चरल आपकी वायलेंस कहते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है? एक टाइप है वायलेंस का जिसमें क्या होता है किसी व्यक्ति को, किसी डिप्राइव्ड व्यक्ति को इतना दबाया जाता है कि वो अपने अधिकारों को पाने के लिए हिंसा पर उतर जाए, तो उसको हम स्ट्रक्चरल हिंसा कहते हैं। उदाहरण की तरह ये अपना नक्सलवाद और माओवाद, ETCT 1967 में आपका नक्सलवाड़ी से स्टार्ट हुआ नक्सलवाद, वो थोड़ा सा आपका वो था। बट आप इसके डेफिनेशन में लिख दोगे तो आपको इसमें 4 में से 2-2.5 नंबर तो आराम से देगा। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे ने किया नहीं होगा। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा, वेरी वेरी टफ। फ्रेमिंग बहुत टफ है, कंटेंट भी टफ है, ठीक है। तो बहुत टफ क्वेश्चन माना जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के प्रमुख कारणों और प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका टफ माना जाएगा। क्यों टफ माना जाएगा भाई? पहले तो ये है कि भोपाल गैस त्रासदी आपने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आदमी क्या पढ़ रहा है? भूकंप पढ़ के जा रहा है, ठीक है। बाढ़ पढ़ के जा रहा है और यहाँ पे क्या दे दिया? यहाँ पे दे दिया भोपाल गैस त्रासदी। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। 1984 में हुई थी, ठीक। तो 1984 में एक घटना घटी थी जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, वहां पे क्या हुआ था, मिथाइल एसोसाइनेट नाम की गैस जो थी वो लीक हो गई थी। 8,000 लोग मरे थे, ठीक है। 8,000 से ज्यादा ही मरे थे, 8,000 प्लस लोग मरे थे और बहुत सारे लोग घायल हुए थे, बहुत सारे लोगों की आंखें वाखें चली गई थी। अब इसमें क्या है, कारण क्या थे इसके? अब कारण क्या बताओगे? अब क्या कारण था इसका, ठीक है। कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण तो ये था कि इसमें, दूसरा तीसरा 3 कारण बता दोगे बहुत है। पहला कारण ये था कि जो औद्योगिक
मापदंड हैं, यानी कि वो इंडस्ट्री के हम लोगों ने क्राइटेरिया तैयार किए हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं हुआ था, पहली चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो थी बहुत ज़्यादा चूक थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, वो इस बात को सही तरीके से नहीं देख पाया, वो एक कारण था। तीसरा जो कारण था, वो एक कारण इसका ये हो सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार लिप्त था। तो 3 कारण आप दे दोगे, काम चल जाएगा। प्रभाव क्या पड़े, प्रभाव बहुत पड़े। इसका पहला था कि इसमें 8,000 लोग मर गए, पहला प्रभाव तो यही था कि 8,000 लोग मर गए। दूसरी चीज़ क्या हुई, दूसरी चीज़ ये हुई कि इसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए, उनकी आंखें वाँखें चली गई, मेडिकल इश्यूज आए। तीसरी चीज़ क्या हुई, तीसरी चीज़ से एक मतलब ये आप मान के चल सकते हो कि इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि इतने लोग मरे, इतना सब कुछ हुआ, ट्रीटमेंट में पैसा लगा, ये लगा वो लगा, तो आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, सामाजिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे बच्चे अपंग हो गए, बहुत सारे बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए, आदि आदि बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते थे। तो आपका अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ठीक था, मतलब बहुत टफ तो नहीं था, बट टफ क्वेश्चन माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजूदा व्यापार प्रक्रियाओं में एकीकृत करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। बहुत टफ है, वेरी टफ, वेरी 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 टफ। ठीक है, वेरी टफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ गया, उसका नाम क्या है, एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द एक्सिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस आ गया। सबसे पहले तो बिजनेस प्रोसेस क्या होता है यही नहीं पता होगा कई लोग को ना। बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस के बहुत सारे चरण होते हैं। ठीक, पहले क्या होता है, प्रोडक्ट बनाते हो, फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, फिर डेटा एनालिसिस करते हो, इटीसी बहुत सारे मतलब उसके प्रोसेस होते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसमें इंक्लूड तो करेंगे, इसको हम यहाँ लगा तो सकते हैं, पर इसको लगाने में दिक्कत क्या आ रही है, इसको लगाने में दिक्कत क्या आ रही है। पहली चीज तो ये आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे ऐसे हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद नहीं है, क्वालिटी एक्सपर्ट हमारे पास नहीं है, पहली चीज। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जो नुकसान आपको पता है वो सारे यहाँ डाल देते। पहले हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं है। दूसरी चीज क्या थी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बायस हो जाता है कई बार। बायस का मतलब होता है कि वो नेट न्यूट्रल नहीं होता। आपको पता है नेट न्यूट्रलिटी नहीं होती है। नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर एससी के बहुत सारे बीच में हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा फैसले आए हैं, तो आप देख सकते हो कि बायस रहता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है नहीं कर सकता। तीसरा, जो इसका डेटा है वो डेटा बहुत ऑथेंटिक हो गए हैं, डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उस क्वालिटी को हम लोग नहीं मानते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का डेटा नहीं आता। उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपने एक सर्वे किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कोई सर्वे किया, तो उस सर्वे में वो डेटा के बारे में सही बात कही गई, गलत बात कही गई, उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता, तो वैसे ही अपना डेटा दे देगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेटा होता है वो डेटा बहुत ज़्यादा सही है कि नहीं पता नहीं चलेगा। चौथा है, प्राइवेसी का एक कंसर्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी पासवर्ड डालेगा उसको सारी प्राइवेसी पता चल जाएगी। तो एथिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एथिकल हो जरूरी नहीं, आदमी एथिकल होते हैं बट मशीनें एथिकल नहीं होती है। मशीनों को अगर कोई पाकिस्तानी भी चलाएगा इंडियन मशीन को, तो पता चल जाएगा कि भाई वो सारी की सारी डाटा लेकर भाग जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट है, एक कॉस्ट का है ना, कॉस्ट का भी एक इशू है कि ये जो टेक्नोलॉजी है एआई, ये बहुत अभी ऐसी नहीं हुई है कि भाई आपके पास 10,000 में आपको काम करने वाला आदमी मिल जा रहा है और आपके रूम में एआई लगा देता हूँ तो एआई के लिए वही एआई आपका 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक जाएगा। ऑटोमेशन करने में टाइम लग जाए चीज़ों का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये कुछ वो हैं। तो 8 पॉइंट लिखोगे तो 8 नंबर मिल सकते थे। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ, ऐसा क्वेश्चन उम्मीद नहीं थी। इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करने के क्या कारण है? दक्षिण ध्रुव में क्यों जा रहा है इसरो, उसके कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा अनुसंधान नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उस पर मतलब उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो इसलिए वो दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रहा है। दूसरा, जो दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव में माना जाता है उसके कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक हो, आदि आदि। इसमें कुछ और टेक्निकल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। टफ क्वेश्चन है ये भाई, बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे हल्का क्वेश्चन नहीं था कि इसको आप कुछ भी लिख दोगे ना। थोड़ा जब आपने टेक्निकल पढ़ा होगा तभी आप कर सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत में कृषि विपणन के दोष बताइए, यानी कि डिस्क्राइब द डिफेक्ट्स ऑफ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। क्या है? बहुत सारे हैं। पहले क्या है, आपको पता ही नहीं, किसान को अवेयरनेस नहीं है कि व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसको नहीं पता। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ की जो रोड है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है। अगर आप मार्केटिंग करने जाओगे तो इतना खराब ट्रांसपोर्टेशन है कि आधी फसल आपकी वहीं खराब हो जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है, आपके पास वेयर हाउसेस नहीं है जहाँ पे आप उनको स्टोर कर सको, आदि आदि यहाँ पे। चौथा क्या है, बीच में बहुत सारे हमारे पास बिचौलिए हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाता रहता है अनाज। ठीक है। पांचवी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट की जो इसमें बहुत सख्त लॉज नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत ऐसे इसमें कुछ पॉलिसीज नहीं है गवर्नमेंट की। तो ऐसे ऐसे करके इसमें आप 8-9 पॉइंट लिख दोगे, इसमें तो कुछ भी अपने मन से लिख दोगे चल जाएगा। जो जो आपको दिक्कतें दिखती हैं अपने आसपास एग्रीकल्चर में, वो सारी दिक्कतें इसमें डाल देनी थी। तो आसान क्वेश्चन था, मतलब एक्सपेक्टेड था, आसान क्वेश्चन था, यूपीएससी ने कई बार पूछा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? व्हाट इज द एमएसपी?
ठीक है। एमएसपी क्या होता है? किसी भी फसल का जो मिनिमम सरकार के द्वारा निर्धारित वो मिनिमम प्राइस जो किसी किसान को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इज नोन एज द एमएसपी। बट व्हाट इज द बट हाउ यू डिटरमाइन द एमएसपी? एमएसपी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो एमएसपी को डिटरमाइन कौन करता है? भारत में एमएसपी डिटरमाइन करने के लिए सीएसीपी बना हुआ है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो ये बना हुआ है, ये क्या करता है? ये कॉस्ट देखता है, कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है, ये देखता है कि मार्केट में क्या चल रहा है इस टाइम में, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कॉस्ट चल रही है, ईटीसी सारी चीज़ों को देखकर, मौसम को देखकर, उसका मतलब कितनी खपत है, कितना उसका कंजम्पशन हो रहा है, ईटीसी को देख के देता है। तो 7-8 पैरामीटर हैं, वो आपने लिख देते। मतलब टफ क्वेश्चन कहेंगे इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट टाइप का तो तब भी मानो, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन था, ये वाला ईजी था, बट ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भूमि सुधार के क्या उद्देश्य हैं? ये तो आपने लिख दोगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या क्या है इसमें? जमींदारी प्रथा को खत्म करना, ठीक है, लैंड सीलिंग जो कानून है उसको अपना लागू करना, लोगों की आर्थिक स्थिति को संभालना, फिर लास्ट में क्या है आपका? समावेशी विकास इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लिख दोगे। आसान क्वेश्चन था। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल क्या है? उदाहरण सहित समझाइए, बताइए भाई ये मॉडल क्या है। ये मॉडल आपने पढ़ा होगा, लिख तो सबने दिया होगा, उदाहरण शायद दिए कि नहीं दिए पता नहीं, बट लिख सबने दिया होगा। पीपीपी मॉडल क्या है? बहुत हवाओं में रहता है। आपने जब इकोनॉमी पढ़ोगे ना, इकोनॉमी कोई भी बुक पढ़ना, उसमें जब आप थोड़ा बीच बीच के चैप्टर्स देखोगे तो वहाँ पे पीपीपी लिखा हुआ है। पीपीपी क्या होता है? पीपीपी एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो और प्राइवेट लोग जो होते हैं वो पार्टनरशिप करते हैं और किसी प्रोजेक्ट को पूरा साथ साथ में करते हैं। वो दोनों क्या करते हैं? एक प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट को साथ में पूरा करते हैं। और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट उसी से कहती है कि आप इसका रखरखाव भी करो, यानी प्राइवेट पार्टनरशिप से ही कहती है, प्राइवेट पार्टी से कहती है कि आप इसका रखरखाव करो। अदरवाइज जो इसके कुछ मॉडल्स होते हैं, एक तो ये होता है कि प्राइवेट बनाता है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट को सौंप देता है। एक होता है इसमें प्राइवेट बनाता है और उसके बाद उसका निरीक्षण जो होता है प्राइवेट को करना पड़ता है। तो उसके कुछ कुछ मॉडल्स हैं, आप लोग एक बार देख लेना इसको, ठीक है। तो मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, बहुत वो नहीं था, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तो मॉडरेट टाइप का था। IUCN की लाल सूची के मापदंडों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए सारे तो किसी को याद नहीं होंगे, 9 के 9 है, 9 है मेरे ख्याल में, जिसमें वो है वनरेबल है, ठीक है, और इसके बाद एक्सटेंड फ्रॉम द वाइल्ड है, और ऐसे ऐसे करके हैं। मतलब मेरे ख्याल में 9 है, तो 9 के 9 तो किसी को याद नहीं होंगे, बट फिर भी एक्सटेंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड, एक्सटेंक्ट फ्रॉम, एक कम्प्लीटली एक्सटेंक्ट हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो वाइल्ड से चले गए ETC, बट फिर भी ये बहुत वो नहीं होगा। कोई लिख लेगा, कितने लिख देगा? 4-5 लिख देगा, मुझे तो 4-5 से ज़्यादा याद भी नहीं है वैसे भी। बट IUCN का ये थोड़ा सा ऐसा पूछा गया कि बहुत टफ सा पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अगली बार के लिए देखना कि भाई बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको टफ क्वेश्चन कहूँगा मैं, टफ क्वेश्चन है। इसमें 9 के 9 किसी को याद होंगे तो थोड़ा मुश्किल है कि ऐसे 9 के 9 किसी को याद होंगे, बहुत टफ था। कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोगी है, ये तो आप लिख दो। कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या होता है? किसी संस्था के द्वारा, किसी देश के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्बन एमिशन होता है, उस कार्बन को हम लोग उसका कार्बन फुटप्रिंटिंग कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंटिंग क्यों वो है? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग ETC में जो है कार्बन फुटप्रिंटिंग आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप कर लोगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन भाई साहब, ये 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चंस को करना बहुत आसान नहीं था, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, वेरी टफ, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ 80 नंबर अगर ला रहे हो तो इस पेपर में बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है। उसको बहुत ऐसा मत सोचना कि इसमें 100 नंबर नहीं आ रहे तो हम लोग क्या करें। 80 नंबर लायक ही पेपर था। यद्यपि भारत में अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने, सीमाओं को सुरक्षित रखने और आपात स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में अर्धसैनिक बलों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान कीजिए। अब कितने लोग हैं जिन्होंने अर्धसैनिक बल पढ़ा है, किनको पता है कि अर्धसैनिक बल होते क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनके सामने चुनौतियां क्या आ रही हैं, आदि 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 है, ठीक है। तो अर्धसैनिक बल सैनिक ही होता है, आर्मी होती है, बट वो क्या होता है, वो देश के अंदर काम करती है और साथ ही साथ उनको हम लोग जो मेन हमारी आर्मी कोर होती है उसमें शामिल नहीं करते हैं। उनको हम लोग अर्धसैनिक इसलिए कहा जाता है कि वो आधे सैनिक हैं और आधे जो होते हैं सिविल पुलिस की तरह वो काम करते हैं। जैसे हमारे वहाँ पे BSF है, ठीक है, CRPF है, ETC होता है। इनके भी सामने चुनौतियाँ क्या हैं? इनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, ठीक, कई लेवल पर चुनौतियाँ आती हैं। पहली चुनौती तो ये रहती है कि इनको कई बार मतलब वो सम्मान नहीं मिलता जो किसी आर्मी पर्सन को मिलना चाहिए। इनकी सैलरी वैलरी को लेकर, भत्ते वत्तों को लेकर भी वो है, OPS जो बीच में लागू हुआ था उसके बारे में भी इनका काफ़ी सारा केस हुए थे। उसके अलावा इनका क्या होता है, आंतरिक सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो इनको उस प्रकार से ट्रेनिंग जो होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है आर्मी की तरह, बट इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसकी कंसिस्टेंसी कई बार क्या होती है, कम होती है, मतलब उसके ड्यूरेशन कम होता है, ETC होता है। तो इस क्वेश्चन को करना मेरे ख्याल में वही व्यक्ति कर सकता है जिसने इंटरनल सिक्योरिटी और ये सब बहुत ही डीप पढ़ा होगा, ठीक। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अगर किसी ने किया है तो उसको सलाम, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे सशस्त्र बलों की ये पूछ रहा है भाई, पहली बात तो इसने ये लिख दिया लॉ ऑफ डिमिन्स
डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कारण क्या बनता है। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। लॉ किसको पता होगा, ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला किसको पता है कि लॉ, ये लॉ क्या है। पहली बात तो ये पता होना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है कि पूरे इसको देखो, 4 लाइन का क्वेश्चन है, तो 4 लाइन के क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो सशस्त्र बल है यानी कि जो आर्मी वार्मी होती है उसको हम क्या कर रहे हैं, देश के अंदर मतलब देश के अंदर लेकर आते हैं और कई जगहों पर उसको हम नियोजित करते हैं। तो वो सही है कि गलत है, आप उसके बारे में बताइए। तो उसको वो है, देखिए ये कहाँ से आया, अभी बंगाल में जो हमारे अमित शाह जी थे उन्होंने इसको लगाया था, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई थी। और उसके अलावा अलग अलग जगहों पर ऐसे केसेस हुए थे, नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया था कई जगह, ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो लगता ही लगता है। तो ये आया था, तो ये इसके बारे में आपने बताना है कि सेना की आंतरिक सुरक्षा एक गौड़ भूमिका है, जिसे लंबे समय तक और अत्यधिक अवधि के लिए नियोजित किया जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कारण बन सकता है, इसकी प्राथमिक भूमिका को निभाने में गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को या सशस्त्र सुरक्षा बल जो है उनको अंदर लेकर आना चाहिए कि नहीं लेकर आना चाहिए, जो आर्मी है उसको हमें अंदर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। और अगर हम उसको लेकर आते हैं तो उनका जो मेन काम है बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, उस काम पर गलत इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, क्या बताओगे, आप लोग देख लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि में ड्रोनों की चर्चा। फिर ये लड्डू क्वेश्चन आ गया है, ये तो लिख दोगे आप, बहुत सारा होता है। क्या क्या करते हैं ये कीटनाशक छिड़कने में काम आ जाएगा, बीज को यहाँ वहाँ ले जाने में काम आ जाएगा। टीटीसी, ड्रोन दीदी, नई योजना निकाली है मोदी जी ने, ड्रोन दीदी एक योजना आई है, उसके बारे में आप लिख दोगे। इंडिया की ड्रोन नीति के बारे में आप लिख दोगे, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। भारत में क्वांटम भविष्य में प्रक्षेपित करने वाले क्वांटम मिशन का उल्लेख, ये जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान है, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए टफ ही था। आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अति जरूरी है, उचित ठहराइए। आधारभूत संरचना है जैसे भारतमाला, भारतमाला आदि योजनाएं जो भारत की हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है और भी कई सारी योजनाएं लेकर आया है, जैसे हम चाइना वाइना की देखते हैं। इस तरह की योजनाएं आने के बाद चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ बढ़ी, ओवर चाइना लेकर आया था, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है भारत ने बहुत सारी भारतमाला योजना लेकर आया था, और भी बहुत सारी योजना भारत लेकर आया है, जैसे ऑल वेदर रोड लेकर आया है, ठीक है। चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी भारत की। ये सारी योजनाएं जो होती हैं ये क्या करती हैं, आधारभूत संरचना होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली बात आपका इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। आधारभूत संरचना जितनी अच्छी होगी उतना क्या होगा, व्यापार ज़्यादा होगा, उतनी इकोनॉमी आपकी बूस्ट होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, जितना आपका आधारभूत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना ही आपके पास ह्यूमन रिसोर्स उतना अच्छा होगा। मान लीजिए आपके पास पढ़ने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेज अच्छे हैं, ईटीसी, तो आपका उतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं है। गरीबी, ये तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द गरीबी, पीडीएस सिस्टम आ गया था आपका, ऑन पॉवर्टी। ये आपका पीडीएस है। पीडीएस आपको पता है कि पीडीएस जो था नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। पीडीएस का मतलब होता है फ्री भोजन, जो मिल रहा है आजकल, मोदी जी देते हैं राशन वासन, ठीक है। गरीबी पर जन वितरण प्रयोग, तो गरीबी क्या होती है, गरीबी से कुछ ना कुछ तो कम हुई है। जो हम लोग गरीबी को नॉर्मली समझते हैं कैलोरी की मापन से, या तेंदुलकर समिति थी, लकड़ावाला समिति थी, आदि आदि ने जो भी उसकी डेफिनेशन दी थी उसके हिसाब से गरीबी कम हुई है। और साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें, हर किसी विकसित देश या हर किसी ऐसे देश को जो कि उत्तरदायी देश है, उसे हर किसी व्यक्ति को एक मिनिमम जो इसेंशियल उसकी नीड्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि गरीबी इससे कम हुई है, टिपिकल गरीबी कम हुई है। लेकिन हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं, तो वो कम नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते थे। बेरोजगारी क्या है, अभी आपसे अच्छा कौन जानेगा ना बेरोजगारी क्या होती है। तो बेरोजगारी लिख सकते हो, आपकी कोई व्यक्ति काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिलता, तो उसको बेरोजगारी करते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना का रोजगार सृजन के संदर्भ में आकलन कीजिए। तो आत्मनिर्भर भारत अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो कि उसमें कुछ क्या कितना एलोकेशन हुआ है, आदि आदि, कौन कौन से सेक्टर्स पे वो अपना फोकस कर रहा है, ये सब आप लिख सकते थे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में महत्व की व्याख्या कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका खाद्य प्रसंस्करण जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है हमेशा के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है कि जब आपका कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको आप प्रोसेस करते हो और उससे कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसको हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षेत्र एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें कितना है वो थोड़ा सा आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा, कितने करोड़ का इसका क्षेत्र है, आदि आदि। इसकी कुछ योजनाएं थी, अभी मैं भूल रहा हूँ उसकी योजनाएं थी, अभी ध्यान नहीं आ रही मुझे, बट बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं, अगर पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। जैव विद्युत सम्मेलन क्या होता है, जैव विद्युत सम्मेलन क्या था भाई, ये तो आपने पढ़ाई होगा, ये तो आपने पढ़ाई होगी। तो जनरल क्वेश्चन है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत जनरल क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। एवरेज क्वेश्चन है, मतलब मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं बट मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है। भारत के साइबर स्पेस संचालन के संयुक्त सिद्धांत जारी करने के साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में एक निर्णायक छलांग लगाई और सिद्धांत साइबर, ये तो जिसने पढ़ा होगा तो पढ़ाई हुआ, करंट का क्वेश्चन है, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन क्या होता है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ETC। तो कुल मिलाकर टफ पेपर है, जो अगली बार देने वाले हैं, अगली से अगली बार देने वाले हैं। आप थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लो, बहुत आसान पेपर नहीं आएगा। SDM बनना उत्तराखंड में
आसान नहीं है, एसडीएम बनना आप थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो देखना आप लोग, अच्छा पेपर है, बट फिर भी अगला पेपर जो आपका 5 और 6 पेपर होगा उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो देखकर जाना। इसके लिए मैंने कोई रणनीति बताई नहीं थी, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था पेपर कैसा आएगा। मुझे पता था पेपर थोड़ा अटपटा सा तो आने वाला है, बट क्या आएगा मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा पेपर आएगा ये मुझे पता था, बट क्या क्वेश्चन आएंगे मुझे भी नहीं पता था, किसी को पता नहीं था। कोई नहीं सोच सकता था कि भाई भोपाल गैस त्रासदी पूछ देगा ना, ऐसे तो केस होते रहते हैं। विगास में हुई थी शायद, मेरे ख्याल में विगास था, विजाग था, वहाँ पे हुई थी आपका। ऐसे बहुत सारे केस इंडिया में हुए हैं। अभी ऐसे छोटे छोटे पकड़ कर केस दे देगा तो फिर तो हो गया, ये पढ़ते रह जाएगा बच्चे ना। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, जैसे एमएसपी का तो आना तय था, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें अनएक्सपेक्टेड थे। 50% अनएक्सपेक्टेड है, 50% सही थे। यानी कुल मिलाकर आपने 100 नंबर का किया, और 100 नंबर में से इस उत्तराखंड में नंबर मिलते हैं, अगर सही सही आपने किया है तो 80 के आसपास नंबर आपके हो जाते हैं। तो 80 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, बुरे नंबर नहीं है, ठीक। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें आप लोग, धन्यवाद।